हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सीटीपी के लिए और पेडागोजी के लिए, जो कि आपकी पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए क्या है, हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। एक तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। ठीक है, तो अधोगामी सिद्धांत किस में दर्शाया गया है, आपको ऑप्शन रीड करने हैं, फिर देखना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है, अपने माइंड में करके देखना है। सॉरी, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको, बाकी आप अपने माइंड में देखिए। आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, शिशु अपने पहले धड़ और फिर अपने हाथ पैर फैलाना हिलाना सीखते हैं। ठीक है, उसे अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। अधोगामी सिद्धांत जो होता है इसे हम समीपस्थ विकास भी कहते हैं। जब क्या है कि धड़ से क्या करता है, धीरे धीरे विकास होता है, और जब शिशु का केंद्र से धीरे धीरे बाहर की ओर विकास होता है तो वो भी अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं आपके पूरे 30 नंबर के सेशन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन अभिकथन और कारण के रखे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्या दे रखा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे की तुलना में बहुत अलग होता है। क्यों अलग होता है भाई? बचपन जो है वो अलग नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है, गलत बात दे रखी है। ठीक है, फिर क्या है, अगर हम देखते हैं तो ये नहीं गलत नहीं है, आपका बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, सही दिया गया भाई। जैसे कि जो आपके कमज़ोर आय वाले बच्चे हैं उनका बचपन गरीबी में बीतता है, वो क्या है कि सही से नहीं पढ़ पाते, सही बात कही गई है ना। फिर क्या है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी बात सही की गई है कि अलग अलग संस्कृति में अगर बच्चा कोई रह रहा है तो उनका बचपन उनका समय अलग अलग अनुभव किया जाएगा। तो दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो आप किस ऑप्शन की ओर जाएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, तो प्रश्न दिया हुआ है कि बेहतर एथलेटिक मतलब जो शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि में के लक्षण हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या फिर किशोरावस्था। मतलब बच्चा जो है वो शारीरिक क्षमताएं जो है वो सही से कर पा रहा है। ठीक है, तो वो इसमें हम जाएंगे किशोरावस्था में, क्योंकि वो भागीदारी ले रहा है ना एथलेटिक वगैरह में। और तार्किक आ गया, मेन आपका तार्किक चिंतन बच्चा कर पाता है किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या क्या कह रहा है, निम्न में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक की बात की गई है। देखिए प्राइमरी जो कारक पूछते हैं तो प्राइमरी में आपका क्या आ जाता है, परिवार आ जाता है, लेकिन इसने क्या पूछा है, द्वितीय कारक पूछा है, तो क्या लगाएंगे भाई हम। देखिए किताबें, मीडिया और स्कूल, ये तीनों आपके किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, परिवार तो आपका प्राइमरी आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर है, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। ये कुछ फैक्ट हैं जो दिए गए हैं राइटर के द्वारा। ठीक है, क्या कर पा रहा है कि क्रमादेशित कर पा रहा है आनुवांशिक रूप से बालक, तो इसमें हम क्या करेंगे, परिपक्वता की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न क्या दिया है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही युग्म, मतलब सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जीन पियाजे के सही युग्म कौन से हो जाएंगे। देखिए, संवादी चालक, मानसिक प्रस्तन से जूझना। जो संवेदी होता है उसमें बालक क्या होता है, इंद्रियों का प्रयोग करना सीख पाता है ना। फिर क्या दे रखा है, चारों ऑप्शन एक साथ कर लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आपका संवेदी में आएगा। मूर्त संक्रियात्मक में संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। तो ये बात सही कही गई है, मूर्त में हम संचालन कर पाएंगे लेकिन अमूर्त नहीं कर पाएंगे। तो यही बात बिल्कुल सही कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाएगा। अहम केंद्रवाद,
सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करना, मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा। देखिए बाधा क्यों, अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान करता है। बच्चे यदि अपने आप से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा अहम केंद्रवाद, जो कि बात किसने की है, पियाजे ने बात की है अहम भाषा की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, क्या कह रहा है प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। देखिए यदि हम लेव वाइगोत्स्की की ओर बढ़ जाते हैं तो लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज, भाषा की बात करी है ना। तो देखिए भाषा तो आपका होगा ही, ठीक है। और मानचित्र से क्या है कि आपका समाज, ठीक है, समाज के लिए हम बोल सकते हैं। स्कीमा नहीं होगा। देखिए हम यदि देखें कि स्कीमा अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो स्कीमा तो आपका होना नहीं है, क्योंकि स्कीमा की बात की है किसने, जीन पियाजे ने, ठीक है। फिर हम बढ़ जाते हैं तो देखिए भाषा की बात तो इन्होंने करी है। अब सेकंड ऑप्शन किसमें, इसमें तो है नहीं, इसमें है ना, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। इनाम और दंड की बात का उपयोग सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। देखिए लेव वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिक संपर्क को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल सही बात की गई है। नेगेटिव पूछा है तो आंसर नेगेटिव होगा। सहकारी शिक्षा भी एक समाज को ही निर्मित करता है, तो ये भी बात सही है। बच्चों की सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन, ये भी बात सही है। तो नेगेटिव यही दे रखा है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इनाम और दंड का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, ठीक है, नहीं दर्शाता है, नेगेटिव आपको ढूंढना है। चारों ऑप्शन आपके एक साथ आ चुके हैं। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। चलिए क्या कह रहा है कि गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, नहीं, हमें नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो नेगेटिव ही हम देखेंगे। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्र को नकल करने के लिए, देखिए हमें नेगेटिव वर्ड मिल गया, यहीं से हम आंसर टिक कर देंगे कि हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस गोल्डबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता बतानी है, ठीक है। सामाजिक विशेषता की बात जो है वो लॉरेंस गोल्डबर्ग जो है इन्होंने 6 चरण दिए थे अपने, ठीक है। तो इसमें सामाजिक की बात किसमें की गई है, ठीक है। तो आप देखिए पारस्परिक की समझ, अधिकार का डर और सजा, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन। तो यदि हम समाज की बात करें तो ये प्रश्न कह रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्यवस्था बनानी है ना सामाजिक, तो कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर जो ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की होती है, या फिर उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने उनके अनुसार बुद्धि एक इकाई क्यों है, बुद्धि जो है एक इकाई नहीं है, ठीक है। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, ये बात उन्होंने कही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, वर्गीकृत किया गया है संचालन करने के लिए, भी गलत बात है। और बुद्धि में एक समान कारक है, ये भी बिल्कुल गलत कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन को प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या है कि प्रयोग कर रहे हैं जेंडर के एक सामाजिक संरचना के लिए, तो जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि इसके बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर अनुपालन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन करना चाहिए। देखिए इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। मानकीकृत आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी भी नहीं करना है, जो कि हमारा NCF 2020 मना करता है ना।
और फिर क्या है, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। विभेदित का मतलब ये है कि कई अलग अलग प्रकार की निर्देशात्मक शैलियों का प्रयोग करें, योगात्मक मूल्यांकन ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है इसकी बात की है उसने। तो क्या है ऑप्शन आपके, चलिए एक साथ कर लेते हैं सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो कह रहा है कि मूल्यांकन का देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आंसर इसमें हमें करना है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुशांत करने के लिए किया जाना चाहिए, इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। ये भी तो बात सही कही गई है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं नेगेटिव ढूंढना। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। देखिए हमेशा आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन इसने क्या कह दिया है कि हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग, अलग भी कह दिया ना, तो ये नहीं करेंगे हम गलत। ठीक है, अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब आपका अगर कुछ नेगेटिव टैग मिल रहा है, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है। मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के मौके देने चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन आपका कह रहा है मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल्यांकन क्या केवल इसी पर करना चाहिए? नहीं, इसमें आपका ये बात सही कही गई है कि हाँ इसमें सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन नेगेटिव ये है कि केवल शिक्षक और शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर ही मनन नहीं करना चाहिए। बालक की भी हम उसकी गतिविधियों का मनन करेंगे, हमें शिक्षक की गतिविधि का मनन क्यों करना है। ठीक है, तो आपके लिए 15 के लिए ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, हम थर्ड लगाएंगे। कैसी लगी क्लास भाई, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।